रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन इंसान की भूख अगर उसकी आंखों में उतर जाए और अपने घर को भरने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लिया जाए तो स्वार्थ के घड़े भर तो जाते हैं, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। माना कि जिंदगी संघर्षों से भरी है, लेकिन दूसरों को छलने वाले जब पछतावे की आग में सुलगते हैं तो अपने आप को कोसने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। साहब, आज परवीन ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये देखिए साहब, बहुत मारा साहब, मुझे बहुत मारा। पिछले हफ्ते उसने कहा था कि तूने उसे मारने की कोशिश की। साहब, वो सब झूठ था। झूठी शिकायतें तो तुम दोनों लाती हो। अब तक तुम्हारे खिलाफ 3 और तुम ये उसके खिलाफ चौथी करने आ गई हो। नहीं साहब, मैं सच बोल रही हूँ। ये मेरे जख्म देखिए साहब, वो सच्चाई मेरी बयान कर रहे हैं। उसने तो गुंडे भेजे थे मुझे मरवाने के लिए। आज बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है साहब। अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की ना साहब तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तुमने मरियम को मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे? नहीं साहब, वो मरियम झूठ बोल रही है। लेकिन उसने तो बोला कि तुम्हारे भेजे गुंडों ने तुम्हारे नाम से उसको धमकाया, जान से मारने की कोशिश भी की। गुंडे तो मरियम के वो दोनों मुश्तंडे बेटे हैं जो हम दोनों बहनों का रोज पीछा करते हैं। घर से निकलना तक मुश्किल करके रखा है दोनों ने हमारा। चल ऐसा करते हैं, हम हमारी सब्जी चला लिया। लोमड़ी की नस्ल सालो, अगर हमारा पीछा किया तो सब देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं तो क्या, सब लोग से देख ही रहे, कोई ना पकड़ के मारता क्यों नहीं है? चला लिया, चल यहाँ से। साहब, उनकी शिकायत हम आपसे ना कर दें, इसीलिए ये दाव खेला है उसने। पाटिल, कामिल और उसकी बीवी मरियम को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सब। और तुम भी पुलिस स्टेशन आओ। आज या तो तुम लोगों की सुलह होगी या सबके सब लॉकअप में होंगे। साहब मैं जो साहब ना मैं क्या मैं मत कर। इन सब का मुखिया है तू। अगर अपना कुनबा संभालने का बूता नहीं है तो 2 शादियां क्यों की? मुझे नहीं पता था कि ये वश में शौक मेरी इज्जत तार-तार कर देगा। ईमान की कसम खाता हूँ साहब कि मेरे अंदर इंसान है। तो क्या हम जानवर हैं? हाँ, और अपनी इस लोमड़ी को संभाल ले। हाँ, अरे लोमड़ी होगी तू। अगर तेरे अंगूर खट्टे निकले इसका मतलब ये नहीं है तू किसी और की मिठास छीनेगी। अरे छीना तो तूने है हमारा सुकून। तेरे वो बेगैरत लौंडे सरेआम मेरी लड़कियों का दामन खींचते हैं। तू और तेरी लौंडियों ने ना अगर अपने बुरके संभाले होते तो जबान संभालने वाला मैं मुंह नोच लूंगी। बस, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आज के बाद अगर तेरी बीवियां, बेटियां या बेटे कोई भी झूठी शिकायत लेकर यहां आया और हमारा टाइम बर्बाद किया तो उनसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले मैं तुम्हारी अस्सलाम वालेकुम कामिल भाई। हाँ भाईजान, कुछ सुलह हुई? ये मसला सुलझने वाला नहीं है माजिद मियां। दोनों ही सुलग रही हैं। लगता है मुझे अब कोई दूसरा ही तोड़ निकालना पड़ेगा। तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा दिलफेक बाप उस घर को उन्हीं के नाम कर देगा। अब ये घर मैं अपने नाम करा कर ही दम लूंगी। अम्मी, ये बात तो तुम तब से बोल रही हो जब से तुम्हारे शौहर इस घर से गए। लेकिन इस बार मेरा दांव खाली नहीं जाएगा। लेकिन अम्मी आप करने क्या वाली हो? उसे अपनी लौंडियों की आबरू की बहुत फिक्र है ना, लेकिन इस बार वो वहां से बेआबरू होकर निकलेंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा अम्मी। उसके दोनों बेटों को रेप चार्जेस में अंदर करवा देंगे हम। लेकिन अम्मी, पुलिस को यकीन कैसे दिलाएंगे कि वो तीनों धंधा करती हैं, गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं उनके? इस झूठ को सच बना के परोसने का क्या अंजाम हो सकता है? कभी सोचा है तुम दोनों ने? जो अंजाम हम भुगत रहे हैं उसे बदलने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम अपनी हद में रही होती अम्मी तो हमारी जिंदगी का ये अंजाम कभी नहीं होता। आपा, जो हो गया उसे दोहराने का वक्त नहीं है, ये बदला लेने का वक्त है। ये क्या बना दिया तुमने आलिया को अम्मी? तू भी मेरी ही बेटी है, मैं भी तेरे जैसा ही सोचती थी। पर अब जो कुछ भी करने जा रही हूँ उसमें हम सबका ही भला है। गलत रास्ते से कभी किसी की जिंदगी खुशहाल नहीं बनती अम्मी। तो क्या जिंदगी भर अपनी बदहाली पर रोते रहेंगे हम? खून के आंसू रुलाने के लिए
खून के खूंट भी पीने पड़ते हैं और खून बहाना भी पड़ता है। अम्मी, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब्बू, माजिद मियां वो दोनों रुकने वाली नहीं है। पुलिस अब उन्हें नहीं मुझे तोड़ेगी और मुझे अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी। तो फिर आगे क्या सोचा है? अब जो सोचा है वही होगा। अगर तूने हमारा साथ नहीं दिया मैं तो गलत का साथ कभी नहीं दूंगी अम्मी। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से दोहरी शख्सियत रखने वाले कभी भी एक सुकून भरा आशियाना नहीं बना सकते। घर में 4 बर्तन होंगे तो खनकेंगे ही। इस कहावत से ज्यादा विशैला मुहावरा है अपनी ही थाली में छेद करना। जब अपने ही अपनों की शय और मात में दिलचस्पी लेने लगे तो रिश्तों की बिसात पर शुरू होता है नफरत का खेल। भाई साहब, वो रिक्शा के पीछे चलना। क्या हुआ? मेरी शक्ल भी भूल गई? हेलो, हट जाओ, हटो हटो, साइड हटो। चलो सामने से। सर, दोनों के गले पे काला नीला मार्क है। शायद गला घोंट के मारा गया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, दोनों लड़कियों की मां परवीन गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ये सारा खाने पीने का सामान भी फॉरेंसिक में भेजो। सर ये असलम, ये इनके घर में ऊपर भाड़े पे रहता है। इसी ने हमें कॉल किया था। सर, मुझे नहीं पता कि आंटी कहाँ पर है। मैंने तो आलिया और फातिमा की डेड बॉडीज देखी तो 100 नंबर पे कॉल कर दिया बस। वो तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है ना, तो यहाँ से शोर शराबे की, झगड़े की, तोड़फोड़ की आवाज तो सुनी होगी। सर, इनके यहाँ तो रोज तो झगड़ा होता था। इनफैक्ट सर कल भी हो रहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। कल रात घर के आसपास इनके बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदार या कोई शक्मंद किसी को देखा? नहीं सर, मैं जॉब पे से आता हूँ और सीधा सो जाता हूँ। क्या काम करता है? सर, डोमिनिक में पिज्जा डिलीवरी बॉय हूँ। सुबह कॉलेज आता हूँ और इवनिंग शिफ्ट में जॉब करता हूँ। सुबह सबसे पहले लाशें तूने ही देखी? हाँ सर, मैं सुबह रेंट देने के लिए आया था तो देखा कि इनका दरवाजा खुला था। और कब से किराए पे रह रहा है? तकरीबन 1 साल से। सर, पड़ोसियों ने भी यहाँ किसी अनजान या परवीन के पति कामिल या उनके बेटे जुनैद और वसीम और मरियम को भी यहाँ पे नहीं देखा। लेकिन ये कांड मरियम और उसके दोनों बेटों का ही किया धरा है। सबको लेके आओ, और उस परवीन के पति कामिल को भी। सर, 2 बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर खा जाता है। इस कहानी का ये सबक हम सब ने बचपन में पढ़ा होगा। लेकिन जानवरों का तर्क देकर इंसान को समझाना हमेशा कारगर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कुछ इंसानों की प्रवृत्ति जानवरों से भी बदतर होती है। और आलिया और फातिमा की हत्या ऐसी ही पशुता का प्रमाण था। लेकिन उनकी हत्या में किसका क्या फायदा और कैसा मकसद छुपा था? और उनकी मां परवीन इस वक्त कहां थी? इन सवालों के जवाबों की तलाश में पुलिस का परिचय इन मां बेटियों की जिंदगी के ऐसे पहलुओं से होना था
जो इस केस को 4 साल पीछे ले जाने वाला था। आलिया और फातिमा तुम्हारी सगी बेटियां नहीं थी? वो परवीन के पहले शौहर सादिक की बेटियां थी। ये सादिक कौन है? सादिक हमारे होटल पे सब्जी सप्लाई करता था। परवीन कभी कभी पैसे लेने आती थी, तभी से हमारी बोलचाल है। तो तुमसे निकाह करने के लिए उसने अपने शौहर को तलाक दे दिया? नहीं, तलाक नहीं साहब। सादिक का तो 4 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। मुझे उस बेवा पे तरस आ गया और मैंने निकाह कर लिया। लेकिन फातिमा और आलिया को भी मैं अपनी ही औलाद समझता था, और आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैंने उनको मारा है। परवीन अब कहाँ है? मैं भी उसकी गुमशुदगी से हैरान हूं साहब। हमें हैरान करके कोई फायदा नहीं है साहब। इन हत्याओं की जो असली जड़ है उसे ढूंढिए। तू कहना चाहती है परवीन ने अपनी बेटियों को मार दिया? अरे साहब, वो औरत नहीं थी, दल्ली थी दल्ली। अपनी बेटियों से धंधा करवाती थी। ये भी तुम्हारे पिछले आरोपों की तरह झूठ है। बल्कि सच ये है कि अपनी माँ के कहने पर तुम दोनों ने मिलके आलिया और फातिमा का मर्डर किया। नहीं साहब, हमने नहीं मारा उन्हें। हम सच बोल रहे हैं। हमने अपनी आंखों से आलिया को कई बार अलग अलग कस्टमर के साथ देखा है। आलिया को किसी के साथ देख लिया तो उसका यह मतलब है कि वो प्रोस्टिट्यूशन करती थी। और फातिमा? फातिमा तो अपनी माँ के और बड़े धोखे का शिकार हुई। कैसा धोखा? 6 महीने पहले उसकी मंगनी हारून से हुई। हारून? वो निकाह तो फातिमा से करना चाहता था, पर उससे इश्क परवीन लड़ा रही थी। परवीन फातिमा को इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई पता चल गई, इसीलिए उसने हारून से रिश्ता तोड़ दिया। इसीलिए वो परवीन को छोड़कर हमारे साथ रहने लगा। मुझे तो लगता है कि परवीन अपनी दोनों बेटियों को मारकर हारून के साथ भाग गई। मरियम और तेरे बेटे के आरोपों में कितनी सच्चाई है? साहब, मेरे जख्म मत कुरे दिए, हाथ जोड़ता हूं आपके। हाथ मत जोड़, सच बोल, वरना ये हाथ पैर सब टूट जाएंगे। मैंने परवीन से सच्ची मोहब्बत की थी। तो फिर परवीन और उसकी बेटियों को छोड़ने की वजह क्या थी? साहब, जो उन्होंने कहा है आप वही समझ लो। मतलब तू अपनी जबान नहीं खोलेगा? मैं अपनी जबान से उनकी इज्जत तार तार नहीं करना चाहता। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। परवीन, आलिया और फातिमा के साथ साथ इनकी कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ और पता लगाओ ये हारून कौन है। सर, मैंने आलिया और फातिमा के मोबाइल चेक किए, दोनों फोन से। कल रात 9 बजे से 12 बजे के बीच परवीन के नंबर पर बहुत कॉल हुई, लेकिन परवीन ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। इसका मतलब उनका मर्डर रात 12 बजे के बाद हुआ। सर एक बात और, फातिमा के मोबाइल स्क्रीन पे उसकी फोटो एक लड़के के साथ है, ये देखिए। पाटिल, कहीं यही हारून तो नहीं? मरियम ने जो सिक्का उछाला उसके एक तरफ परवीन तो दूसरी तरफ हारून का जिक्र आया। इनके नाजायज रिश्ते को आलिया और फातिमा की हत्या की वजह बताया गया। साथ ही साथ आलिया और फातिमा के चरित्र पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए। जब आग लगाने वाले राख को कुरेदने की बात करते हैं तो लगता यही है कि झूठ को शीशे में उतारा जा रहा है, लेकिन कभी कभी सच के पैमानों में भी झूठ के जाम भरे होते हैं। सर, परवीन के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी हत्या से पहले शाम 5:30 बजे दहीसर के एक पीसीओ से उसे कॉल आया, जिसके बाद वो शाम 6:30 बजे वहां पर पहुंची। और सर उसी रात 1 बजे तक उसका फोन वहां पर एक्टिव रहा और उसके बाद बंद हो गया। उस रात कामिल, मरियम और उसके दोनों बेटों के फोन की लोकेशन कहाँ थी? मरियम की फोन लोकेशन उसके नया नगर वाले घर की थी। कामिल, जुनैद और वसीम अपने काशी मीरा वाले होटल के पास थे। पाटिल, ये इनका सोचा समझा षड्यंत्र हो सकता है और पीसीओ से फोन करके परवीन को दहीसर बुलाना इन हत्याओं को अंजाम देने की चाल। ये सब देड़चन है। फोन लोकेशंस को लेकर के इनको शक के दायरे के बाहर रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन सर, आलिया और फातिमा के मोबाइल से रात 9 से 12 बजे के बीच में जो कॉल हुए थे वो ये भी एक साजिश हो सकती। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा ना कि ये सारे कॉल्स उनके मरने से पहले हुए या मरने के बाद। वैसे इन माँ बेटियों की सबसे ज्यादा बात किससे होती थी? सर, आलिया के मोबाइल से उसके कॉलेज के जिशान नाम के लड़के को कॉल ज्यादा होते थे और फातिमा के मोबाइल से हारून को। इस जिशान को भी बुलाओ। और ये हारून कब आया? सर, मैं तो यकीन भी नहीं कर पा रहा कि अब फातिमा। तेरे आंसू सच्चे हैं या घड़ियाली?
सर, जिसने आपके मन में गलतफहमी पैदा की है उसने 6 महीने पहले मेरे और फातिमा के बीच में भी गलतफहमी पैदा की थी। तो तेरे और परवीन के बीच कोई रिश्ता नहीं था? सर, वो मेरी माँ थी। मतलब उसे भी मार दिया? सर, मैं क्यों मारूंगा? और वैसे भी जब ये सब कुछ हुआ तो मैं मुंबई में भी नहीं था। तेरे फोन की लोकेशन तो मुंबई से बाहर की थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तू यही हो और तेरा फोन कोई पुणे लेकर गया हो। परवीन की बॉडी ठिकाने लगा दी या परवीन ने तेरे साथ अपना ठिकाना बदल लिया? सर, आप गलत कह रहे हैं। तो तू बोलना सही क्या है? ऐसा क्या जादू किया रे तूने फातिमा पर, जो 6 महीने पहले तुझे परवीन के साथ हम बिस्तर देखने के बाद भी पिछले 1 महीने से वो तेरे टच में थी, तेरे साथ सेल्फीज, प्यार मोहब्बत वाले मैसेजेस? सर, 6 महीने पहले फातिमा ने मुझे नहीं बल्कि मैंने फातिमा को छोड़ा था, क्योंकि सर मरियम ने यह कहकर मेरे कान भरे थे कि फातिमा कैरेक्टरलेस थी। मैं सच कह रही हूँ, फातिमा का कई लड़कों के साथ चक्कर है। उसकी माँ और बहन ना किसी से कम नहीं है। लेकिन आप तो उनकी बड़ी माँ है ना। मैं उन्हें कुछ नहीं मानती और तुझे इसलिए आगाह करने आई हूँ कि कल को तुझे बलि का बकरा बना के कहीं पैसे ना ऐंठ ले। लेकिन सर, 1 महीने पहले मरियम और उनके दोनों बेटे जुनैद और वसीम की सच्चाई मेरे सामने आ गई। अगर हमारा पीछा किया तो? आलिया, सब देख रहे हैं? अरे देख रहे हैं तो क्या है, सब लोग से देख ही रहे हैं, कोई इन्हें पकड़ के मारता क्यों नहीं है? चल यहाँ से। उसके बाद मैंने खुद सच का पता लगाया। सर, वो लोग उनको जानबूझकर बदनाम कर रहे थे ताकि वो लोग परेशान होकर ये शहर छोड़ दें और वो उनका घर हड़प लें। ये तुझे बताया किसने? आलिया ने। और फातिमा तो इतनी स्वाभिमानी थी कि वो अपनी अम्मी और बहन को कहती थी कि उनको जो कुछ भी चाहिए वो दे दो। सर, फातिमा बहुत अच्छी लड़की थी। फातिमा, आई एम सॉरी फातिमा। फातिमा, वो फातिमा 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 प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने मरियम की बातों में आके कल को मुझसे निकाह करके फिर से मुझ पे शक किया तो? नहीं फातिमा, ऐसा नहीं होगा आगे। फातिमा, ये सब तमाशा मत करो। फातिमा प्लीज मुझे एक मौका दे दो, एक मौका बस। मैं जिंदगी भर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सर, फातिमा बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने उसे गलत समझा, उसके बाद भी उसने मुझे माफ कर दिया। सर, 7 अगस्त की रात 12 बजे के आसपास आलिया और फातिमा की हत्या हुई। गला घोंट के मारा गया, लेकिन हत्या से पहले उन्हें बेहोशी की दवा दी गई जो उनके घर से बरामद हुई फिश करी में मौजूद थी। पटेल, इसका मतलब है कि किसी ने पर्पसली उनको फिश करी खिला के बेहोश किया और फिर उनके फोन से परवीन को कॉल्स किया। हो सकता है उसका मकसद परवीन को घर बुलाना रहा होगा, लेकिन परवीन नहीं आई और आलिया और फातिमा को होश आ गया। या फिर यह भी हो सकता है कि यह हारून और परवीन की साजिश हो। शायद परवीन ने ही आलिया और फातिमा को बेहोश किया और घर से निकली, अपना फोन दहीसर में किसी के पास छोड़ा और वापस आई। फिर अपने ही बेटियों के फोन से खुद के नंबर पर कॉल्स किया। उनकी यह प्लानिंग पिछले 1 महीने से चल रही थी। वो खुद ही फातिमा के मोबाइल से हारून को कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी ताकि जब हारून अपना बयान दे तो हारून पे भी शक ना जाए। सर, मैंने हारून की अलीबाई चेक की। मर्डर वाली रात वो पुणे में ही था। पाटिल, कहीं ऐसा तो नहीं कि परवीन और उसकी बेटियां मरियम और उसके बेटों के बदले का शिकार हो गई हो सकता है इन्होंने परवीन को मार के ठिकाने लगा दिया हो ताकि हम परवीन को अपनी ही बेटियों का मर्डर समझ के ढूंढते रहे। सर, मैंने परवीन, फातिमा और आलिया की बैंक की स्टेटमेंट चेक की। आलिया के बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं, जबकि उसकी माँ और बहन के अकाउंट में 6 और 7 हजार रुपए। इस आलिया के बॉयफ्रेंड जीशान का क्या स्टेटस? सर, मेरी उससे बात हुई है, कॉलेज के बाद आ जाएगा। सर, आलिया मेरी अच्छी दोस्त थी, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए अक्सर हमारी बातें हुआ करती थी। तेरा अफेयर था उससे? जी सर। आलिया तुझसे उधार भी मांगती थी क्या? नहीं सर,
लेकिन आप ये सब आखिरी बार कब मिले थे उससे? सर 7 या 8 अगस्त को। 8 को नहीं, 7 को, क्योंकि उस रात उसका मर्डर हो गया। लेकिन सर मैं शाम को थोड़े टाइम के लिए मिलने गया था उससे। चलता हूँ यार। नहीं, डिनर करके जाना, आज फिश करी का प्रोग्राम है। तू बना रही है? नहीं, मैं नहीं, कोई और आ रहा है। कौन? मेरा बॉयफ्रेंड। मतलब मेरे अलावा कोई और भी है? बहुत है। सर मुझे नहीं पता आलिया की जिंदगी में और कौन कौन था। कोई भी हिंट जो उससे कभी मिला हो, उसे छेड़ता हो। साहब वो झूठ बोल रहा है। मैं कभी उसके कॉलेज नहीं गया। निशान ही नहीं, हारून ने भी तुम दोनों को उन्हें परेशान करते हुए देखा था। हारून परवीन की पढ़ाई बोल रहा है, ये परवीन की चाल है। दोनों मिले हुए हैं साहब। तुम कहना चाहती हो कि उसने ही अपनी दोनों बेटियों को मार दिया, लेकिन इसमें फायदा तो तुम्हारा ही है। तुम्हारे शौहर के नाम का वो मकान अब तुम्हारा हो जाएगा। साहब परवीन चाहती थी मैं मीरा रोड वाला घर उसके नाम कर दूं। तो तूने क्या किया? कामिल उसके साथ रहता जरूर था, पर उसने उससे निकाह नहीं किया था, फिर वो किस हक से घर मांग रही थी। तो इस बारे में तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप पहले ही मुझ पर खून का इल्जाम लगा रहे थे, मैं डर गया। वो औरत इतना गिर गई थी कि एक दिन मेरी और कामिल की गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुस गई अपनी बेटियों के साथ। मुझे नहीं जाना है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे खाना चुप कर, हटा इसको। अरे ये क्या कर रहे? ये सब क्या हो रहा है यार? खाला हमने कुछ नहीं किया, ये लोग जबरदस्ती घर में। ना बेटा, मैंने सब देख लिया। क्या देखा है? इन लड़कों ने मेरी लड़कियों के साथ। चुप, झूठ मत बोलना। साहब वो तो जीनत की वजह से हमारी इज्जत बच गई, वरना तो वो औरत हमारे बेटों को बदनाम करने की सोच कर आई थी। हाँ ये सच है, मरियम और उसके बेटे कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकते। और जिस रात कत्ल हुआ उस रात मरियम मेरे साथ मेरे घर पे ही थी। साहब उस रात मेरा पार्टनर कामिल और उसके दोनों बच्चे यही थे, उसके बाद हम सब साथ में घर गए। सब मरियम और उसके बेटों ने यह भी बोला था कि परवीन अपनी बेटियों से धंधा करवाती थी, फिर उनको मारने के बाद अपने आशिक के साथ भाग जाने का मोटिव। हो सकता है कि मरियम के बेटों को बदनाम करने की चाल नाकामयाब होने के बाद फातिमा ने उसका विरोध किया हो, आलिया ने भी उसका साथ दिया। तो इस थियरी के हिसाब से परवीन का मोटिव समझने के लिए हमें परवीन के कैरेक्टर को समझना होगा। पता लगाओ कामिल की जिंदगी में आने से पहले परवीन का अपने स्वर्गीय पति सादिक के साथ रिश्ता कैसा था, और साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश करो कि हत्या से पहले पीसीओ से किसने परवीन के मोबाइल पे फोन किया था। सर सर, जिस पीसीओ से परवीन को कॉल हुई थी उसके सामने वाली शॉप की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। साहब बताता हूँ साहब, मैंने मारा, मैंने उसे कॉल किया था, पर साहब हमने मारा नहीं। कॉल किस लिए किया था? हेलो, तेरी बेटी जिस जिसके साथ सोती है उन सबके साथ फोटो है मेरे पास। कौन बोल रहा है? पहले मेरी बात सुन, अगर तू चाहती है वो फोटोग्राफ्स तेरी दुश्मन मरियम के पास ना जाएं, तो मुझसे आकर मिल। साहब उसे हमने एक गेस्ट हाउस में बुलाया था, पर वो आई नहीं साहब। आई नहीं, या उसको किडनैप करके आलिया और फातिमा को मार दिया तुमने? नहीं साहब, हमने नहीं मारा। आलिया के वो फोटोग्राफ्स का? साहब वो हमने झूठ बोला था। हाँ लेकिन ये सच है कि आलिया धंधा करती थी। तो उसे बुलाया किस मकसद से था? वो साहब हम उसको बेहोश करके उसकी न्यूड फोटोग्राफ्स लेने वाले थे, ताकि उसको ब्लैकमेल करके अपने अब्बू जान का घर खाली करवा लें। मतलब परवीन आई थी, लेकिन तुम लोग जो चाहते थे वो कर नहीं पाए, इसलिए उसे मार दिया।
जिस गेस्ट हाउस में जुनैद ने परवीन को बुलाया था वहां जुनैद और वसीम ने रूम तो लिया था, लेकिन गेस्ट हाउस के स्टाफ ने वहां परवीन को नहीं देखा और वो दोनों भी रात 9 बजे वहां से चेकआउट करके चले गए। वसीम, जुनैद और मरियम, इनसे इनका 36 का आंकड़ा था, लेकिन मर्डर से पहले फिश करी में बेहोशी की दवा मिलाई गई। यानी ऐसा कोई शख्स भी वहां मौजूद था जो आलिया और फातिमा का करीबी था। सर, ये लोग बार बार ये भी दावा कर रहे हैं कि आलिया प्रोस्टिट्यूशन में थी। उसके अकाउंट में इतना पैसा होना, कहीं सर इस मर्डर में उसके किसी कस्टमर का तो हाथ नहीं? वसीम और जुनैद ने आलिया को जिस गेस्ट हाउस के बाहर देखा है वहां पता करो वो किन किन से मिलती थी। पुलिस एक तरफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार आलिया के बैंक अकाउंट में इतना पैसा होने का असल राज क्या था, और साथ साथ आलिया से जुड़े रहस्यों का भी खुलासा हो गया। सर, आलिया अलग अलग आदमियों के साथ नहीं, सिर्फ इस अकेले के साथ मीरा रोड के गेस्ट हाउस में टाइम स्पेंड करती थी। बता दो साहब, आलिया मुझे 6 महीने से बेवकूफ बना रही थी साहब। वो कामिल से मिलने आती थी, मैं उसकी खूबसूरती देख के फिसल गया था। मुझे लगा कि मैं भी उसे पटा सकता हूं। फिर मैं धीरे धीरे उस पर चांस मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे निकाह करने का फैसला कर लिया, लेकिन वो मुझसे निकाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका लफड़ा पहले ही जिशान से चालू था। इसलिए तेरी जल गई और तूने उसे मार दिया। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। उस रात तो साहब मैं होटल में ही था। लेकिन जिस रात उसका मर्डर हुआ तूने उसे अपना स्पेशल फिश करी भिजवाया था। कौन सा डिलीवरी बॉय लेकर गया था? बोल लेके गया था? सब मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ साहब, कोई फिश करी नहीं भिजवाई साहब, मैंने कोई फिश करी नहीं भिजवाई। पुलिस इस केस के हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और परवीन की तलाश में उसका अतीत भी खंगाला जा रहा था, जिसके लिए पुलिस उसके पहले पति के घर भी पहुंची। जी बोलिए। जी, हमें सादिक और उसकी बीबी परवीन के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। यही सादिक है, वेजिटेबल सप्लाई की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था। 5 साल की कैद हुई थी, अभी 1 अगस्त को ही रिहा हुआ है। मतलब परवीन ने कामिल से झूठ बोला कि सादिक का इंतकाल हो गया। सादिक इस हत्याकांड से 1 हफ्ते पहले ही बाहर आया। कहीं सर उसी ने तो बदला लेने के लिए कांड तो नहीं किया? परवीन का पहला पति जिंदा भी था और एक क्रिमिनल भी था। यह खुलासा इस केस का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन परवीन की गुमशुदगी और उसकी बेटियों की हत्या में सादिक का क्या रोल हो सकता था, ये जानने के लिए पुलिस सादिक की तलाश में जुट गई। लेकिन इस केस में कई और घुमाव आने अभी बाकी थे। सर, सादिक को परवीन के भाड़ोत्री समेत कई लोगों ने वहां देखा था। वो परवीन के घर के पास किराए का रूम लेने के बहाने एक स्टेट एजेंट से मिला था, जिसने सादिक को परवीन का मोबाइल नंबर दिया था। हो सकता है कि ये फिश करी का प्रोग्राम जेल से छूटे हुए बाप से मिलने की खुशी में हो। इस सादिक के बाप का फोन भी सर्विलेंस पे डलवा हो। सर,
अगर तू चाहती है वो फोटोग्राफ्स तेरी दुश्मन मरियम के पास ना जाएं, तो मुझसे आकर मिल। लेकिन तुम बोल कौन रहे हो? जब मिलेगी तो पहचान जाएगी। आना कहाँ है? भाई साहब, वो रिक्शा के पीछे चलना। मैंने उसका पीछा किया साहब, और जैसे वो रिक्शा से उतरी, वो मेरे सामने आ गया। क्या हुआ? मेरी शक्ल भी भूल गई? मुझे लगा कि सादिक ने ही मुझे फोन करके वहां बुलाया है। साहब, मैंने सिर्फ उसका पीछा किया। मैं किसी जुनैद को नहीं जानता। बस मैं अपनी बेटियों के सामने उसे नहीं मिलना चाहता था, इसलिए। उसने मुझे धमकाया और अपने साथ ले गया। बैठ। साहब, उस औरत ने मुझे धोखा दिया। मुझे कैद क्या हो गई? ये कहने लगी कि मैं मर गया हूं और वो कामिल के साथ रहने लगी। तुमने कामिल से झूठ क्यों बोला कि सादिक मर चुका था? बोलो। साहब, उस औरत ने मेरे जज्बात से खेला। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, और मुझे पता है वो कामिल को भी उसने पागल बनाया होगा पैसे हड़पने के लिए। ये सच नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने कामिल से झूठ बोला, पर मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती थी साहब। लेकिन तूने उसे ही नहीं, अपनी बेटियों को भी धोखा दिया। फातिमा के होने वाले शौहर के साथ तेरा रिश्ता था। पैसों के लिए अपनी बेटियों की इज्जत नीलाम करती थी, धंधा करवाती थी उनसे। ये झूठ है साहब, ये झूठ है। तो फिर कामिल ने तुझे छोड़ा क्यों? कामिल ने मुझे नहीं छोड़ा साहब, बल्कि मैंने खुद उसको अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। उसने मेरे जज्बात से खेला, निकाह तक नहीं किया मुझसे, क्योंकि उसकी नीयत मेरी बेटियों पर थी। माना मैंने कामिल से झूठ बोला, लेकिन सादिक के जेल जाने के बाद मैं कैसे अपनी बेटी और अपना पेट पालती? सादिक के बाप ने भी हमें सहारा नहीं दिया साहब। सब मर्द एक जैसे होते हैं, सब मर्द। कामिल तो सादिक से भी बदतर निकला। सब फातिमा और आलिया मेरी अपनी बेटियां थी साहब, और आप कह रहे मैंने उनका मर्डर किया? हाँ, उनका मर्डर हुआ है। मारने से पहले उन्हें बेहोश किया गया। जो फिश करी उन्होंने खाई थी उसमें पुलिस ने परवीन को सादिक के जुल्मों से तो बचा लिया, लेकिन अपनी बेटियों की हत्या की खबर सुनकर परवीन की हालत और भी ज्यादा दयनीय हो गई। सादिक ने परवीन के साथ किए अत्याचार को तो स्वीकारा, लेकिन ये कबूल नहीं किया कि उसने अपनी बेटियों का मर्डर किया है। परवीन के बयान से शक की सुई कामिल पे भी आई। उसे पूछताछ के लिए तलब किया गया। साहब, आलिया ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं उसे अपनी बेटी मानता था। अच्छा? मेरा यकीन करो साहब, उसने मुझे रेप के इस इल्जाम में फंसाकर परवीन की नजर में गिरा दिया, और फिर पुलिस कंप्लेंट की धमकी देकर मुझसे 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। आलिया की दोस्ती उसके कॉलेज के एक लड़के जिशान से थी। वो उसी से मिलने जाया करती थी। लेकिन आलिया माजिद से भी मिल रही थी। माजिद तो उसको अपनी दूसरी बीवी बनाने की सोच रहा था। ये बिल्कुल झूठ है साहब। अच्छा ये बताओ, उस रात जब तुम घर से निकली थी तो अपनी बेटियों के लिए फिश करी बना के निकली थी? फिश करी? नहीं तो। हाँ, हमारा प्लान था उस रात फिश करी खाने का। हम हर संडे फिश करी खाया करते थे। अम्मी, इसकी जैसी फिश करी और कोई नहीं बना सकता। सच में बहुत टेस्टी फिश करी बनाते हो तुम।
सर सर मैंने सिर्फ फिश करी बनाई थी, मैंने मर्डर नहीं किया साहब। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने वाकई कुछ नहीं किया सर। मेरी जमानत तो हो गई, पर मेरे बेटे अभी तक अंदर हैं। ये कल ही जमानत पे रिहा हुई है और आज आप फिर से, आपा को कितनी बार अंदर बाहर कराओगे आप लोग? जीनत, माजिद ने बताया कि तुझे उसकी अय्याशियों की कोई खबर नहीं थी, लेकिन तुझे तो सब कुछ पता है ना? ये किसने फोन किया है? वेंडर का नंबर है, लो चेक कर लो। मुझ पे शक मत करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सिर्फ 20,000 अब और नहीं है मेरे पास, मैं तुमको नहीं दे सकता आलिया। देने तो पड़ेंगे माजिद, वरना मैं तुम्हें मॉलेस्टेशन के चार्ज में अंदर करवा दूंगी। आलिया माजिद को ब्लैकमेल कर रही थी और माजिद ये बात मुझसे छुपा रहा था। मुझे लगा कहीं मेरी हालत मरियम जैसी ना हो जाए, इसलिए उनसे निजात पाने के लिए मैंने असलम को मोहरा बनाया, असलम की गरीबी के फायदा उठाया और नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। देख, एक बार ये काम कर ले, फिर नौकरी छोड़ के चैन से पढ़ाई कर सकता है तू। मैंने किसी तरह असलम को मना लिया था। आंटी कहाँ पे? वो अभी आ रही हैं थोड़ी देर में। तुम रुको, आज फिश करी मैं ट्राई करती हूँ। तुमको देख देख के सीख लिया है मैंने। लाओ। अरे नहीं, तुम रहने दो, आज मैं इसे एक नए फ्लेवर से बनाने वाला हूँ। ओके। उनकी माँ कहाँ है? अरे मुझे नहीं मालूम। अगर वो जिंदा रही तो तेरी फिश करी वाली चाल पकड़ी जाएगी। मैं क्या करूं, वो आई नहीं, इन लोगों ने फिश खा ली। एक काम कर, परवीन को फोन लगा, कब तक आ रही पूछ, और जैसे ही वो आएगी ना उसको भी समझ आया ना। हाँ। और ये अपने फोन से नहीं, उनके फोन से लगा। उठा नहीं रही वो। बस अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। देखो, तुमको जिससे बदला लेना था वो मर गई है। चलो निकलो यहाँ से। गलत रास्ते से कभी किसी की जिंदगी खुशहाल नहीं बनती अम्मी। तुम्हें कामिल जी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें सब सच बता दो। अगर वो सच में तुम्हारी परवाह करते होंगे तो तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन झूठ से मुझे समझाएगी। हाँ? और खबरदार, अगर तेरी जबान पर यह सच आया कि तेरा बाप जिंदा है, मुझे माफ कर दे फातिमा। अगर मैंने तेरी बात समझी होती तो। परवीन ने अपनी मुश्किलों का समाधान झूठ से करना चाहा और शायद इसीलिए आलिया को भी ये राह आसान लगी। जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, उसी तरह से फातिमा भी अपने करीबियों के अवगुणों का शिकार हो गई और परवीन अपने आप को कोस कर भी अब इस कड़वी हकीकत को बदल नहीं सकती। जिंदगी के उतार चढ़ाव से हम सभी गुजरते हैं, लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए चाहे हमें संघर्ष के पहाड़ ही क्यों न चढ़ने पड़े, लेकिन झूठ और फरेब के शॉर्टकट्स हम कभी ना अपनाएं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।
सवा के एक को सीख हम सबको। जय हिंद। चलोगे? हाँ बैठी ना। सिल्वी, सिल्वी, सिल्वी मेरी बात सुनो। सिल्वी, 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 ऑटो रोको। सिल्वी एक मिनट मेरी बात सुनो। सिल्वी, कहाँ जा रही हो? Going away from you, जा रही हूँ तुमसे दूर। क्या बोल रही हो? मुझे छोड़ के? Why you don't understand? तुम समझते क्यों नहीं? It's better if I go. मेरा जाना जरूरी है। पर क्यों? We cannot stay together anymore. सिल्वी, इसका मतलब समझती हो? हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। कहते हैं कि विवाह एक ऐसा संबंध है जो ऊपर से बनकर आता है और यहाँ नीचे दुनिया में निभाया जाता है। आज देश में अंतर धर्म अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर विदेश से आई हुई एक लड़की का एक साधारण ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ विवाह कुछ मायनों में नायाब था। यूक्रेन की सिल्वी डी कॉस्ट्रो और मुंबई के महेश पाल की शादी जितनी चौंका देने वाली है, उसके पीछे छिपी कहानी उससे कहीं ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली है। साहब, कल से हमारा बेटा बहू दोनों गायब हैं। साहब, हमारे बेटे को खोज दीजिए। आपके बेटे और बहू का नाम? महेश नाम है और हमारी बहू का नाम सिल्वी। आपकी बहू विदेशी है? हाँ विदेशी है। क्या काम करता है आपका बेटा? हमारा बेटा ऑटो चलाता है साहब। फोटो के पीछे ऑटो का नंबर लिखा है और मोबाइल नंबर भी लिखा है। ये विदेशी लड़की आपके बेटे को कब और कहां मिली? क्या बताएं साहब, एक दिन ब्याह कर ले आया घर पे। कहां से है आपकी बहू? किस मुल्क से? क्या नाम है? उक्रेन से है। साहब, वही उड़ा ले गई है हमारे बेटे को। हमारा बेटा उम्र में उससे छोटा है, न जाने क्या जादू कर दिया है उस पर। खोज दीजिए हमारे बेटे को साहब। घर में और कौन कौन है आप? बहुत छोटा परिवार है साहब, एक ठो बेटा है और एक बेटी है। सर, मेरे माँ बाप भाभी को पसंद नहीं करते हैं। भाभी बुरी नहीं है। अभी मेरी शादी के दिन हम उनकी ब्यूटी पार्लर में ही तैयार होने गए थे, वहीं उनसे हम पहली बार मिले। मधु, बाहर आ जा। ये अच्छी जगह लगती है, यहाँ चलते हैं। यस सर। सिल्वी जी से मिलना था। 1 सेकेंड। सिल्वी मैम। यस, चाहिए। प्लीज कम। मैं सिल्वी हूँ, आई एम द ओनर। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैडम, महेश। और ये ना मेरी बहन है मधु। मैडम, आज इसकी शादी होने वाली है और घर में सब लोग आएंगे। इसको एकदम ऐसे सजाइएगा कि घर में सबके सब दिखते रह जाए। Don't worry. Would you like to have a seat? Jay, please. अब बैठिए। मैं बाहर जाता हूँ। Come back after an hour. Please come. तुम्हारा भाई ऑटो चलाता है? जी हाँ। I think he loves you a lot. बहुत देर से he is waiting for you.
स्कूल और कॉलेज में भी ऐसे ही करता था। जब तक मेरा क्लास खत्म ना हो जाए बाहर ही खड़ा रहता था। आपको पता है, इसकी वजह से कोई मुझे आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। बहुत शर्मीला है मेरा भाई। देखिए ना, तभी तो शर्मा के बाहर भाग गया। He is really nice. बहुत अच्छा लड़का है। सर, भाभी को भैया का भोलापन बहुत पसंद आ गया। और भैया भी उनकी सुंदरता पे फिदा हो गए और उसके बाद वो मिलने जुलने लगे। सर, वो दिन उनकी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन थे। शादी कब हुई उनकी? सर, 4 महीने पहले। और उसके बाद घर में झगड़े शुरू हो गए? सर, भाभी बहुत भली है। उन्होंने घर में एडजस्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी बस एक ही इच्छा थी सर, कि घर में सब उन्हें एक्सेप्ट कर लें और प्यार करें। आज तो खाना तो बड़ा दमदार और स्वादिष्ट बना। बनेगा क्यों नहीं पापा? आज खाना भाभी ने जो बनाया है। पर वो क्यों नहीं खा रही है? आप भी ना माँ, भाभी कभी भैया कहने से पहले खाना खाती हैं। फिलहाल आप जाइए, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे आपको। जी सर। नागरे सर, एक विदेशी लड़की एक ऑटो ड्राइवर से प्यार करे, उससे शादी करे, उसके साथ चौल में रहे, फिर एक दिन लड़के के साथ गायब। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने माँ बाप से छुटकारा पाने के लिए खुद ही गायब हो गए हो। दोनों के मोबाइल फोन्स भी तो स्विच ऑफ है। हो सकता है, लेकिन घर वालों के बयान में मतभेद है। मोहल्ले वालों से पूछताछ करते हैं। यस सर, चलो। ये सामने जो महेश पाल रहता है, जिसने एक विदेशी लड़की से शादी की है, उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? वो जब शादी हुई थी ना, तब अम्मा ने, महेश की माँ ने बहुत ढिंढोरे पीटे थे। अरे रुको रुको रुको, अरे चंपा, अरे सुनीता, सुन ना, देख मेरी कितनी प्यारी बहू लाया है मेरा बेटा विदेश से। कितनी प्यारी है, कितनी गोरी है। और साहब, पिछले 2 महीने से रोज झगड़े होते थे उनके घर पर। झगड़े? क्यों? क्या बोलूं साहब, आंटी ने तो जीना हराम करके रख दिया था अपने बेटे और फिरंगी बहू का। रुक, क्या कर रही है? हमारी इज्जत का तो ख्याल कर। चल जा अंदर। क्या हुआ माँ? तुम फिर से चिल्ला रही हो? धीरे धीरे सीख जाएगी, थोड़ा प्यार से समझा दो। दूसरे देश से आई, उसको हमारे तौर तरीके सीखने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तेरा ये प्यार व्यार का ड्रामा है ना, तो अपने पास रख। इस घर में रहना है ना, तो इस घर की मान और मर्यादा का ख्याल रख के रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों ना इस घर से जा सकते हो। मेरे को लगता है दोनों अपनी मर्जी से चले गए। सर, हम लोग तो बहुत खुश थे कि हमारे घर में फिरंगी बहू आई। ये हमारी पत्नी पूरे चाल में हंगामा कर रही थी कि देखो हमारा बेटा फिरंगी बहू लेकर आया। और साहब, एक बात बोलूं, हमें भी शक हुआ था कि हमारे ही बेटे को क्यों पसंद किया उस फिरंगन ने। साहब, हम ठहरे मामूली लोग, ये घर भी भाड़े का है। अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बीए करवाया, पर कोनो ढंग का काम नहीं मिला, इसलिए महेश ऑटो चलाने लगा। साहब, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन इज्जत है। और वो लड़की भला हो नया का, जिसने हमारी आंखें खोल दी। साहब, महेश, इसके लिए छोड़ा था ना मुझे? क्या है ये? देख, खुद अपनी आंखों से देख। अपनी औकात बता रहा था, अब देख इसकी औकात। अरे धंधे वाली है ये, धंधे वाली। बहुत गोरी चमड़ी में मर रहा था ना तू, वो तो बिकाऊ है। अब रख अपने धंधे वाली को। ये देखिए साहब, ये हमारी बहू है, देखिए। साहब, हमें तो पहले शक था, लेकिन अब यकीन में बदल गया है। ब्यूटी पार्लर के नाम पर धंधा चलाती होगी। ये सब आप लोग अब बता रहे हैं, तब क्यों नहीं बताया जब थाने में रिपोर्ट लिखाने आए थे? ये मैगजीन तब क्यों नहीं दिखाई? साहब, हम लोगों के लिए इज्जत सबसे ज्यादा है। हमारी बहू धंधा करती है, इसमें उसका क्या जाता है? इज्जत तो हमारी उछाली जाएगी ना साहब। उल्टा आप लोग भी हम पर ही शक करेंगे। अब तो बस
हमरा महेश जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। हमारी बहू मिले ना मिले हमारी बला से। इन लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट या इस लड़की का पासपोर्ट है आप लोगों के पास? नहीं साहब, ब्याह तो उसने मंदिर में किया था और पासपोर्ट तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, घर से कुछ गायब हुआ है? मतलब पैसा या जेवर वगैरह कुछ? सब हमारे घर में है का जो गायब हो। बस एक बेटा है जो। महेश को जब इसके बारे में पता चला तो उसने क्या किया? वो क्या करेगा सर, उसकी आंखों में तो पर्दा पड़ा है ना। नागरे, इस एस्कॉर्ट सर्विस के नंबर का पता लगवाओ और ब्यूटी पार्लर की भी डिटेल निकलवाओ। हो सकता है ये लड़की किसी सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व थी, लड़के को पता चल गया और इसी बात को लेकर कोई कांड हो गया। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि अपराध की एक गहराती गुत्थी थी, जिसे अगर जल्द ही ना सुलझाया गया तो ना जाने कितने और विचित्र परिणाम सामने आ सकते हैं। यहाँ पर एक विदेशी नागरिक का भी मसला था जो अगर तूल पकड़ लेता तो देश की छवि को दागदार कर सकता था, लेकिन पुलिस सच्चाई की तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। सर, वो एस्कॉर्ट सर्विस वाला नंबर अभी चालू नहीं है, पर जिस नाम से और जिस एड्रेस पर वो नंबर रजिस्टर्ड था वो डिटेल हमें मिल गया है। तो विकी नारंग है, चेंबूर में रहता है। ये नंबर तुम्हारा है? नहीं साहब, ये मेरा नंबर नहीं है। तो फिर तुम्हारा नाम और एड्रेस पर रजिस्टर्ड कैसे है? ये नंबर? जी। सॉरी सर, लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है। इस लड़की को जानते हो? कभी देखा है? नो सर, नेवर, कभी नहीं। क्या बात है विकी? इज ऑल ओके? सब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? सर मैं TXL सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामर हूँ। कार देने सर ये वाशी में है। पक्का इस लड़की को तुमने कभी नहीं देखा, नहीं जानते हो इसे? एब्सोल्युटली नॉट सर, और ये नंबर भी पता नहीं किसी ने मेरे एड्रेस पे कैसे ले लिया। थैंक्स। लगता है इस लड़के की फेक आईडी पे नंबर लिया गया है। इस नंबर की डिटेल्स निकालो, किस किस ने इसे फोन किया, कहां से फोन आया, सब पता लगाओ। यस सर। अगर ये लड़की एस्कॉर्ट सर्विस चला रही है तो इसके ब्यूटी पार्लर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। सर सिल्वी के ब्यूटी पार्लर चलते हैं और स्टाफ से पूछताछ करते हैं। सर सिल्वी मैम बहुत अच्छी लड़की थी। एक बार एक लड़के ने इसको छेड़ा भी था तो मैम ने उसे बहुत डांटा था और हम लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी सर मैम। Put you in the schedule and then just put it here, okay? Hello? 1 minute, I'll call you back. हेलो मैडम, थोड़ी मसाज कर दो। चाहिए मुझे तकलीफ हो रही है, मसाज। पुलिस तुम्हारी मसाज करेगी। Leave. हट, go. इज्जत, रिस्पेक्ट और सम्मान, सर सभी चीजों का वो बहुत ख्याल रखती थी। सर आप ही बताइए कि वो धंधे का काम कैसे कर सकती है? किसी ने बहुत ही घटिया मजाक किया है। थैंक्स। सर मैंने सबका बैकग्राउंड चेक करवाया, ना ही ये ब्यूटी पार्लर और ना ही इस पार्लर में कोई भी लड़की इस धंधे में शामिल है। सब क्लीन है। नागरे, सिल्वी की फोटो को मीडिया में रिलीज करो। वैसे मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश की किसी से दुश्मनी थी और ये लड़की उसकी चपेट में आ गई। हालांकि उसके माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं बताया। वो बताएंगे नहीं, हमें पता करना होगा। सर एक अहम सुराग हाथ लगा है। महेश के पिता के दोस्त बब्बन राव यानी कि नेहा के पिता ने कुछ ही दिनों पहले महेश को कुछ गुंडों के हाथों पिटवाया था, और तो और नेहा ने भी सिल्वी को सरेआम मारा था। अपना लड़की नेहा का दोस्ती हुआ महेश के साथ, कुछ नहीं करता था वो। अपने इधर 25 ऑटो चलता है, मैंने महेश को एक ऑटो दिया, सोचा अच्छा लड़का है, अपना लड़की का लगन कराएगा उसके साथ, खुश रहेगी अपनी लड़की। बस अब क्या फायदा, उसने लगन किया एक फिरंगन के साथ। हाँ साहब, मैंने पिटवाया उसको। गुस्सा ठंडा हो गया या अपना बदला पूरा करने के लिए महेश को ठंडा कर दिया? लड़की के साथ क्या किया? सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मारी मैं साहब, उस फिरंगन को बीच चौराहे पे मारा। तो देख के मुझे इतना गुस्सा आया, महेश ने मुझे उसके लिए धोखा दिया, उसके लिए मुझे छोड़ दिया साहब। गोली चलने की वजह से मुझे छोड़ा।
नहीं छोड़ूंगी। प्यार करता हूं उससे। आज के बाद दोबारा हाथ मत उठा देना। और अब क्या कर सकते हैं साहब, शादी हो गई है उसकी, देखा मैंने, बहुत खुश थे दोनों। जो हो गया सो हो गया, पंगा काय को करने का साहब। अब क्या छुपा रहा है तू? साहब, ये मामला तो बहुत पुराना है। तो जब हुआ था तब सेटल हो गया था, ऐसा हमको लगा। अब क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। बबन राव उसके बाद हमको कभी मिला नहीं। फिरंगी मैडम? अरे बाबा साहब, मी आता पेपर मध्ये बघितले रे साहब। वो गोली शेट्टी मैम है ना, फिरंगी मैम। बैठ बैठ। क्या हुआ? गोली मैम कहीं देखा था? हाँ साहब, 5 दिन पहले वो मेरे रिक्शा में बैठ के गई थी साहब, और मेरे को बोली कि मेरे को बस डिपो जाने का है, और वहां पर उसके पास छोटा सा बैग था बस। फिर जैसे मैं बाबूवाड़ी से बाहर निकला ना, एक रिक्शा मेरे को ओवरटेक किया। मैं तो एक रिक्शा ड्राइवर बाहर निकला और उस गोरी चेट्टी मैम के साथ में मतभेद चालू हो गया दोनों का। वो रिक्शा ड्राइवर की बीवी निकली, वो फिरंगी मैम साहब। हाँ, बात क्या हुई वो बता। वो फिरंगी मैम रिक्शा वाले के साथ उसके घर जाने को तैयार नहीं थी साहब। फिर परेशान होकर रिक्शा वाले ने अपने बाप को फोन लगाया। बाबूजी, अभी जो हुआ सो हुआ। अब माँ को लेके गोरेगांव वेस्ट साईं बाबा मंदिर रोड पे पहुंची है। मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं, माँ को आना ही होगा। हाँ, मैं और सिल्वी साथ में हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये ले भाई, तू निकल। वो रिक्शा वाला मेरे को रिक्शे का भाड़ा दिया और उस फिरंगी मैम को अपने ऑटो में लेके निकल गया साहब। अब मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। हर रोज एक नई बात निकल के सामने आती है। तुम लोग अपने बेटा बहू से मिले थे ना, जिस दिन वो लोग घर छोड़ के गए? मिले थे। पहले क्यों नहीं बताया? सब आप हम पर शक करते इसके लिए। किस बात का शक करते? साहब, सिल्वी उस रोज अपना सामान समेटकर घर छोड़कर चली गई। हमने भी सोचा कि बला टली, पर रास्ते में महेश मिल गया उसे। एक बात साफ कर देता हूँ, शादी की है मैंने इससे। ये पत्नी है मेरी, और इसकी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। सुन लो, और उन कागज के टुकड़ों को कचरे के डिब्बे में जाकर फेंक दो। और अगर ये हमारे साथ नहीं रह सकती है तो उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। बड़ा असर हो रहा है तुझ पर इसकी गोरी चमड़ी का। हाँ, इस बाजारू लड़की के लिए तू हम दोनों को छोड़ेगा? माँ, बहू है तुम्हारी, जबान संभाल के बात करो। अरे साले, तुम्हारी जबान कितनी चढ़ गई है? Wait, ज्यादा बोल रहा है। wait, अरे wait, क्या बात है? wait, please, wait. यहाँ से बात करो। Wait. यहाँ से बात करो। Wait. I lost my own parents, but I got them back in you. क्या बता रही है? I know I'm not up to your expectations, but believe me, Mom, Dad, I'm going away to keep you all happy. आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके लायक नहीं। माँ, बाबूजी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, और अगर ये वहां नहीं रह सकती तो फिर मेरा भी होने का कोई मतलब नहीं है। अब वो सब छोड़ो और घर वापस चलो। अभी आप लोग जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, और वो बैग भी लेते जाना। वो लोग वहीं रह गए सर, लौटकर वापस नहीं है। फोन भी बंद कर दिया उन्होंने। सब एक बात बोल, जरूर उस सिल्वी ने ये कांड करवाया है। अब तो बस हमरा महेश जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। एक बात सुन लो कान खोल के तुम लोग, अगर अब भी कोई बात छुपा रहे हो ना, तुम्हारा बुढ़ापा सलाखों के पीछे कटेगा। सर, आपको लगता है ये पति पत्नी हमसे कुछ छिपा रहे हैं? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि उस दिन मंदिर वाले रोड पर झगड़े के दौरान ही कोई कांड हुआ होगा। हाथापाई तो हुई थी, और वो अब भी आदत के मुताबिक कुछ छुपा रहा है। हाँ बोल, क्या? कहाँ? नागरे, लगता है सिल्वी मिल गई। हटिए यहां से।
एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सिल्वी मिल गई, यानी उसकी लाश। तुम सब ने मिलकर सिल्वी को मार डाला और अब तुम्हारा बेटा महेश फरार है। साहब, सब आपको लाश समुद्र के किनारे मिली। हम अपने बेटे से मिलने के लिए गोरेगांव के पास साई मंदिर वाले रोड पर गए तो साहब, हम अपना बेटे और बहू से मिलकर वापस आ गए थे 8 बजे। आप चाहो तो चाल वालों से पूछ सकते हो। नागरे सर, वेरीफाई करो। जी सर। कई बार किसी सवाल के जवाब को लेकर अनेकों संकेत मिलते हैं, लेकिन हल नहीं मिलता। महेश और सिल्वी की गुमशुदगी और फिर सिल्वी की रहस्यमय हत्या अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई थी। पुलिस की तहकीकात में कई सुराग सामने आए थे, यहां तक कि सिल्वी की लाश मिलने के बाद एकाएक सिल्वी भी आरोपी से विक्टिम बन गई थी। सुराग की कड़ियों में कहीं एक कड़ी थी जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी, महेश। कोई एक तथ्य था जिसका पता पुलिस को इस मसले का हल दिला सकता था। सर, मोहल्ले के लोगों से कंफर्म किया है कि उस रात 8 बजे महेश के माता पिता दोनों घर पे ही थे। सर, सिल्वी के बारे में एक और बड़ा सुराग मिला है। यूक्रेनियन एम्बेसी से रिपोर्ट आई है कि यह विजिट इंडिया में सिल्वी का 3रा विजिट था। मधु से फोन पे कंफर्म करो। यस सर। हेलो मधु, सब इंस्पेक्टर नाग। जी सर, बोलिए। अच्छा, क्या तुम बता सकती हो कि सिल्वी का इंडिया में ये 3रा विजिट था? 3रा? नहीं सर, हमसे तो कहा था कि वो पहली बार यहाँ आई है। सर, मुझे तो लगता है सिल्वी सबसे बहुत बड़ी बात छुपा रही थी। इंडिया के 3 चक्कर लगा चुकी थी, खबर सिर्फ एक थी। नागरे 2 यूनिट बनाओ, पता करो ये लड़की इंडिया में कितनी बार आई, क्या किया, कहां गई, किससे मिली और कहां रही। यस सर। सर, कोई खबर? सर, अपने दूसरे ट्रिप दिसंबर 2014 में सिल्वी ने एक शादी और की थी। उसके बाद उसने परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई भी कर दिया था। मतलब सिल्वी भारतीय नागरिकता लेना चाहती थी? सर, अभी तो साल भर भी नहीं गुजरा, उसने चेंबूर फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन दायर किया था। मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर और परमानेंट रेसिडेंसी एप्लीकेशन में हस्बैंड का नाम विकी नारंग दिया हुआ है। सर, स्कॉट सर्विस के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सर, इसमें बहुत सारे नाम हैं। ये देखिए, सारे मर्दों के नाम, विनीत, मनोज, अनवर, संजय। सर, दिसंबर 2014 से मार्च 2015 तक इस नंबर पे बहुत सारे कॉल्स आए थे। विकी नारंग, ये मोबाइल नंबर और एस्कॉट सर्विस, इनमें क्या कनेक्शन है ये पता लगाना होगा। और इन नामों में से जो सबसे ज्यादा फोन किया करते थे, इन सबको भी उठाओ तुरंत। और विक्की नारंग, इसकी भी प्रोग्रामिंग करनी होगी, आईटी प्रोग्राम है। नंबर डायल किया साहब, चेंबूर के किसी फ्लैट में रहती थी साहब। एक मिनट से लगी थी समझ में, पैसे नहीं लिए साहब। ये लड़की थी और कौन था साथ में? एक आदमी से फोन पे बात होती थी, पर कभी उसे देखा नहीं। पैसे भी वो लड़की कलेक्ट करती थी। सर, ये लड़की वाकई एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में देह व्यापार कर रही थी और फोन पे बात करने वाला वो मर्द विक्की ही हो सकता। कल सुबह ऑफिस के लिए निकले पर अब तक घर नहीं आए वो। क्या आप विक्की को शादी से पहले से जानती हैं? जी, मैंने पूछा, अपने पति को शादी से पहले से जानती थी आप? वो एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज थी। जून 2015 में हमारे पेरेंट्स ने ये शादी अरेंज करवाई थी। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, ये विक्की आईटी सेक्टर में ही काम करता है या कोई बिजनेस भी है इसका? बिजनेस? बिजनेस का तो पता नहीं, पर वो 6-7 साल से आईटी में ही काम कर रहे हैं, मुझे तो यही पता है। सर, विक्की के ऑफिस में पता किया, वो कल ऑफिस नहीं आया था और आज अभी तक नहीं आया। क्या ऑफिस में नहीं है? पर मुझे तो बोलकर गए थे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
आपके कोई रिश्तेदार वगैरह कोई है आसपास? पेरेंट्स रहते हैं पुणे में। बुला लीजिए। अगर विकी के बारे में हमें कुछ पता लगता है तो हमको बताएंगे। आप भी ऐसे ही करना। ठीक है। अजीब बात है, अगर ये आईटी सेक्टर में काम करता था तो इस लड़की सिल्वी से कहाँ मिला होगा? इसकी बैकग्राउंड चेक करो, ऑफिस में कलीग्स वगैरह से बात करो। वाइफ को कुछ नहीं मालूम, पर हो सकता है किसी को कुछ पता हो। हर थाने में इसके बारे में अलर्ट जारी करो। इसके घर पे नजर भी रखो। जी सर। विदेशी नागरिक सिल्वी की हत्या के बाद पुलिस दो थियरीज पर काम कर रही थी। या तो गायब हुआ महेश सिल्वी का कातिल है, या सिल्वी से जुड़े संगीन हालात में किसी ने उसकी भी जान ले ली है। सर, अपने नेटवर्क से महेश के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है और विकी के ऑफिस कॉलीग से भी बात हुई है सर। एक दो का कहना है कि विकी को एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। कुछ एक टीवी सीरियल्स में उसने छोटा मोटा रोल भी किया था। ये सब या तो वो पार्ट टाइम करता था, नहीं तो ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने एक्टिंग मॉडलिंग का शौक पूरा करता था। तो नागरिक, ये हो सकता है कि सिल्वी की उससे मुलाकात मीडिया की दुनिया में ही हुई होगी। सर यूक्रेन एम्बेसी से सिल्वी के वीजा की फोटोकॉपी मिली है सर, जब वो पहली बार इंडिया आए थे जून 2014 में। वर्क वीजा पर आई थी। ये अनूप मेहरा ने रेकमेंड किया था। क्यूबी प्रोडक्शन के रेकमेंडेशन लेटर पर इसको वीजा मिला था। एड्रेस भी है। चलो नागरिक, पता करते हैं। सिल्वी डिकॉस्टो, नाम सुना है? जानते हो उसको? यस सर। 2014 ये लड़की मुझसे एक चैट रूम में टकराई थी। यूक्रेन से थी, उसे काम की जरूरत थी तो मैंने उसे यहाँ बुला दिया। वर्क वीजा? जी, मैंने उसको अपने 2 एड्स में भी काम दिलाया था। उसके बाद खबर मिली कि उसकी शादी हो गई है किसी विकी नारंग के नाम के आदमी से। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे क्या पता। वो जब तक यहाँ पे थी 6 महीने वी वर इन टच। उसके बाद ना ही कभी मेरी उससे मुलाकात हुई और ना ही कभी उसने मुझे कांटेक्ट किया। अच्छा, ये 6 महीने वो तुम्हारे साथ ही रही? नहीं सर, मुझे नहीं पता कहां थी। नागरे, पता लगाओ कि ये लड़की 6 महीने तक रही कहां थी, क्या क्या और असाइनमेंट किए, और हाँ, उस विक्की का कुछ पता चला? आइए सर, मेरा क्या एसोसिएट। बैठो। बोलिए सर। अनूप मेहरा जी ने उन 6 महीनों में 16 एड फिल्म बनाए, लेकिन सिल्वी को सिर्फ एक ही एड फिल्म में काम दिया। ये सिल्वी रहती कहां थी? सर अब रहेगी कहां? अनूप मेहरा जी के साथ रहती थी। सर सिल्वी का मुंबई में कोई उनकी सेवा था भी नहीं। अनूप मेहरा जी उसकी मदद करते थे, उसे अपने साथ रखते थे और काफी एक्सप्लॉइट भी किया। ये मेहरा पुलिस के साथ होशियारी कर रहा है। चलो, ये हो गया था ना? यस सर। प्यार हो गया था मेरे को उससे सर, साथ में रहने लगे थे। पर फिर विकी मिल गया उसको, चली गई उसके साथ, शादी कर ली। तूने शादी क्यों नहीं की? सर मैं कैसे रोकता उसे सर? तूने उसे जाने दिया, नजर नहीं रखी लड़की पर? नहीं सर, कोई कांटेक्ट नहीं रखा सर। सर, ये रहे तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स, विकी, सिल्वी और मेहरा के। उन 6 महीनों के बाद भी ये सब लोग एक दूसरे के साथ टच में थे। कॉल्स आई और गई। और सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो विकी है सर, उसने किया होगा सर। विकी एक स्ट्रगलिंग एक्टर था सर, 1 नंबर का कमीना। और तू 1 नंबर का शरीफ। सच सच बोल, नहीं तो तेरी सारी शराबत निकाल दो। सर सिल्वी ने शादी की थी विकी से, और फिर 6 महीने बाद वापस मेरे पास आ गई। सिल्वी? He put me into prostitution. शादी का बस बहाना था। Put me in frustration. I was in escort service. Every day he used to go 2 to 4 people and beat me when I refused. Please help me. I have no one to speak. सिल्वी, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, ओके? सर सिल्वी की हालत देख के रहा नहीं गया मुझसे सर। मैं कुछ लौंडों को ले गया और
धो डाला मैंने विकी को। सिल्वी तेरे को डिवोर्स पेपर्स भेजेगी। हाँ, डिवोर्स पेपर्स साइन कर देना, समझे? नहीं तो यही उस खंबे से लटका दूंगा तुझे, समझे? चलो। सर वो लड़की तो विकी से भी कमी नहीं निकली सर। ये सब होने के बावजूद भी मैं उसे शादी करने को तैयार था। वो 2 महीने मेरे घर पे रही सर, लेकिन एक दिन मेरे अलमारी से 12 लाख रुपए कैश लेके भागी वो। कब की बात है ये? सर 21 जून 2015। उस दिन से परेशान हूं सर, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। सर हो सकता है महेश को सिल्वी के देह व्यापार की सच्चाई पता चल गया हो और उसने सिल्वी को मार दिया हो। महेश से शादी भी इसने 8 महीने बाद की, जनवरी 2016। और ये मेरा बोल रहा था कि सिल्वी उसके पैसे लेके भागी। कहीं ये ब्यूटी पार्लर भी सिल्वी ने उसके पैसे से तो नहीं बना? सर ये ब्यूटी पार्लर तो सिल्वी ने अपने किसी जान पहचान वाले से ब्याज पे पैसे लेकर खोला था, 9 लाख रुपए। इसका मतलब ये मेरा झूठ बोल रहा? हाँ बोल, क्या? किधर ले गया उसको? यहाँ लड़की को धंधे पे लगा, बहुत शराफत का नकाब लगा के घूमता है। सर तो मैं और क्या करता, मेरी एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं चल रही थी, इसलिए लड़की की कमाई खाने लगा। दूसरे मुल्क से लड़कियां इस देश में बड़े भरोसे के साथ आती हैं और तुझ जैसे हैवान उन्हें नोच लेते हैं। सर वो फिरंगन सिल्वी अनूप मेहरा के पास चली गई थी और फिर उसके आदमी ने मुझे बहुत मारा, इसलिए सर मैंने सिल्वी को तलाक दे दिया और ये एक्टिंग लाइन भी छोड़ दी। सब छोड़ छाड़ के सर मैं अपनी IT फील्ड में वापस चला गया था और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी। बस इतना ही जानता हूँ सर। ये तो तेरी कहानी के पन्ने हुए, सिल्वी की किताब खोल। सर आज से कुछ 6 दिन पहले मैंने सिल्वी को 16 तारीख को गोरेगांव के आसपास देखा था। हेलो, क्यों मेरा फोटो देखी? मेरा बहुत तलाक कराने चला था ना। तेरी वाली फिरंगन ना ही तेरी रही और ना मेरी। सर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। दूर क्षितिज तक फैला समंदर कितना हसीन लगता है, शांत, गंभीर, सौम्य। लेकिन अगर नजदीक से देखा जाए तो उफनती लहरें नजर आती हैं। सिल्वी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। एक खूबसूरत, हसीन, सौम्य चेहरे के पीछे कितना कुछ तूफानी गुजरा था। मेहरा के कारण वो इस देश में आई, विक्की ने शादी का झांसा दिया और फिर वो वहां से भाग निकली। इस अनोखी कहानी में सिल्वी कभी आरोपी तो कभी पीड़ित के लिबास में नजर आई, पर इतना तो तय था कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ था। कौन था वो जिसने उसके साथ अन्याय किया और मौत की सजा भी मुकर्रर कर दी? विक्की मिल गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सर मैंने पहले ही कहा था सर। एक बार फिर से बोल, सच सच बोल और आखिरी बार बोल। जल्दी बोल, नहीं तो तेरी हड्डियों से कबूल कराऊंगा। सर विकी के ताने सुन के मैं आग बगल हो गया था सर। सिल्वी का नशा होता नहीं था सर, मुझे सिल्वी चाहिए थी। मैंने उसका एड्रेस पता करवाया, फिर How are you, Mrs. Mahesh? शादी की 3rd इनिंग्स मुबारक। तो अरे कैसा लग रहा है इस बार ऑटो वाले से शादी करके? तुम्हारी औकात भी वही है। You used me for your lust. Vicky was worse. He not only used me but sold me too. But Mahesh, he respects up. Despite knowing all the facts about me, he does. तुमसे लाख बेहतर है वो ऑटो वाला। He's a real man. तो फिर एक काम करते हैं, महेश के पेरेंट्स को और इस सारे मोहल्ले वाले, तुम्हारा पूरा पास्ट
सारा का सारा कच्चा चिट्टा खोल के बता देते। अरे सुनो तो सही, तुम जानती नहीं हो इन इंडियंस को इज्जत के लिए मरते हैं। वो है ना तुम्हारा रियल मैन, सर उठा के जी नहीं पाएगा बेचारा, वो यही कहीं रहता है ना। दूर रहो तुम मेरी लाइफ से। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, समझी? मुझे खुश रख और मैं तेरे खुशियों का इंतजाम सब कर दूंगा। शाम को हम समुद्र पे मिला करते थे ना, वही बीच पे, वहां आ जा, ठीक है? आई हैव माई आईज ऑन यू। शाम को बीच पे। हट जाइए यहाँ से, हटिए प्लीज, एक सेकंड देखने दीजिए, हटिए। सर मैं डेस्परेट हो गया था सर, नशा सर पे चढ़ गया था सर। मैं वहां वक्त से पहले पहुंच गया। सिल्वी के साथ महेश भी आया हुआ था। My past is haunting me. अनूप मेरा वो आदमी है जिसने मुझे एक्सप्लॉइट किया है। आज वो है, कल कोई और होगा। Now he's blackmailing me. He wants me to join him again. I can't go back to my country. But one good news. मैं माँ बनने वाली। इस आखिरी अरमान के साथ मैं जिंदगी काट लूंगी। यू मम्मा, मी पापा। हर हाल में तुम्हारा साथ निभाने की कसम खाई है मैंने, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम चलो। साले, पराए देश से अपने देश में आई बेबस लड़कियों का फायदा उठाता है तू। कूल बॉय कूल, एक फिरंगी के लिए हम आपस में लड़ रहे हैं यार, मिल बांट के खाते हैं ना। यू सम मी सम, गुड फ्रेंड्स ब्रो। चल हट, कम ऑन बेबी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेबी। सिल्वी को जाने दे, उसका तुझसे कुछ भी लेना देना नहीं। क्यों बे साले, तू भी उसकी दलाली खाना चाहता है क्या? हवस की आग में आदमी इस हद तक गिर सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। हम किसी भी जाति, धर्म या देश से क्यों ना हो, लेकिन इंसान की मौलिक संवेदना एक सी होती है, वो देश और काल के परे होती है। यूक्रेन की सिल्वी डी कोस्टा के मासूम सपने किसी भारतीय लड़की से अलग नहीं थे। वो कुछ बनना चाहती थी, अपनी गरीबी, अपनी बदहाली से ऊपर उठना चाहती थी, पर अफसोस के उसके सपनों पर कुछ प्रेत आ बसे। खुदगर्जी, वासना और वहशियत के प्रेत। पहले मेहरा और फिर विक्की ने सिल्वी के सपनों और उसकी अस्मिता को कुचल कर रख दिया। मुंबई की एक सेशन कोर्ट द्वारा विक्की को देह व्यापार और साजिश और मेहरा को कत्ल, साजिश और दुष्कर्म के प्रयास के लिए सजा दी गई है। हमारे विदेशी पर्यटक और प्रवासी न सिर्फ हमारे आदर और सत्कार के भागी हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा और उनके यकीन की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, अपनी इज्जत करते हैं, तो अतिथि देवो भव को सिर्फ एक स्लोगन नहीं
बल्कि अपने कर्तव्य का हिस्सा बनाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।